स्वागत करता हूं आप सभी का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्जापुर की तरफ से। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये सुविधा निशुल्क है प्रदेश सरकार की तरफ से, और मिर्जापुर की टीम आपको हमेशा हेल्प करेगी इस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट और जेई की जो भी प्रिपरेशन हो रही है उसके लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाएं तो फिर हम क्लास स्टार्ट करें। कल की जैसे क्लास में वैष्णवी जी आई थी, अनुराग जी भी थे, और शिव पूजन जी भी थे, और ब्रिजेश जी थे। सभी लोग जो भी कल क्लास में थे सभी लोग प्लीज ज्वाइन कर लें। तो जल्दी से हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक होगा, और केमिस्ट्री में आपको जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा है, कल मैंने बेसिकली स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था कि किस तरह की स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए, और कहां से किस किस बुक को फॉलो करना चाहिए। तो उन सभी को आप देख लें। एक बार देखने के बाद इस वीडियो को, इस लाइव लेक्चर को आप देखें, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाएं। आप लोगों को 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं जिसमें आप लोग इसमें जुड़ जाएं, तो फिर मैं अपनी क्लासेस को स्टार्ट करूं। जैसा कि आपने देख ही रहे हैं कि हमारा पढ़ेगा उत्तर प्रदेश तो बढ़ेगा उत्तर प्रदेश, हर संभव प्रयास सफलता की ओर। हम सभी का एक प्रयास होना चाहिए अपनी सफलता की ओर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी आ जाइए आप लोग। वैष्णवी जी, अगर आपको डाउट भी होता है तो एक बार आप मैसेज भी कीजिएगा। आप सभी ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं तो वहां पे भी आप एटलीस्ट अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूं, रिजॉल्व करने कर दूंगा। तो ये आपका आज आपका जो टॉपिक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे, और मेरा नाम अखिल श्रीवास्तव है, एंड आई हैव अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 year experience in this field, जेई एंड नीट फील्ड। तो कल मैंने वो सब बता दिया था आपको। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लें। तो क्या स्टार्ट कर दी जाए क्लास? क्या क्लास स्टार्ट कर दी जाए? अच्छा, क्लास स्टार्ट कर दी जाए। अभी सब एग्री भी हैं और क्लास भी स्टार्ट कर देते हैं। एक चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहना भी चाहूंगा कि देखिए ये प्रयास जो है ना, ये दोनों साइड से होना चाहिए। दोनों साइड्स का मीन्स ये है कि हम आपको पढ़ाएं तो आप उसे ध्यान से कोशिश करके गेन करने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता उसे दोबारा देखिए, दोबारा देखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपका सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा, और हमारा भी प्रयास होगा कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम पहले लेक्चर की तरफ चलते हैं। केमिस्ट्री में कुछ पार्ट की बात करते हैं, और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक है और इसमें से क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक लेवल पे दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिक लेवल पे। और अगर जिसको भी बेसिक में प्रॉब्लम हो, अगर आपको केमिस्ट्री की बेसिक में भी दिक्कत हो रही है, तो ये लेक्चर आप जरूर देखिएगा, ये आपके लिए ही है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं। वैष्णवी जी, अनुराग जी, ब्रजेश जी, आगे चलें। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम, गुड इवनिंग जो भी बोलते हैं, दैट इज बड़ी अच्छी बात है। तो जब आप उसमें भरेंगे तो आप हमें नाम भी पता रहेगा आपका, और हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपको एक मोटिवेशन के साथ आप पढ़ें और चीजों को गेन करें। चलिए, तो आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं। इसमें जो भी चीजें हमें बतानी है उसे आप एक बार सुनने की कोशिश करें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के टॉपिक की बात करता हूं कि किस किस टॉपिक को इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फोकस करना है, कौन सी चीजों को ध्यान रखना है, कौन सी चीजें आती हैं एग्जाम में। बस इतनी चीजें, कौन सी चीजें एग्जाम में आती हैं ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो और कहां से आती हैं मैं उन सारी चीजों को बताता हूं। हाँ, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम चीजें आपको इंग्लिश में लिखी हैं, बट मैं आपको ड्यूअल लैंग्वेज यूज करूंगा। जहां लिखने की जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा कि इसको लिख लीजिए, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। जहां सिर्फ समझना ही है तो उसे आप एज इट इज समझ लीजिए और आगे चलिए।
तो देखिए जो आप पहला टॉपिक है केमिस्ट्री में, वो आपको एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एटम, व्हाट इज द मॉलिक्यूल। मतलब अणु, और एटम मीन्स अणु और मॉलिक्यूल मीन्स परमाणु। तो अणु और परमाणु के बारे में उनकी डेफिनेशन क्या होती है, कब वो अणु की तरह भी बोलेंगे, कब परमाणु बोलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको एक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, स्टेट ऑफ मैटर, कि स्टेट ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, बट ये थोड़ा सा बेसिक है तो इसको मैं बताता चलूंगा धीरे धीरे। इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, आप मैटर जो यानी पदार्थ है उसको किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, मतलब उसको किस तरह से डिवाइड करेंगे, एलिमेंट में, प्योर फॉर्म में, मिक्सचर में, ये सारी चीजें हम वहां पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक और रासायनिक गुण की हम बातें करेंगे, ये भी आपके टॉपिक में। इसका हल्का हल्का डेफिनेशन, एक फ्लो आपको बस पता होना चाहिए। बस इसमें आपको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टॉपिक में कहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से पूरा लास्ट तक आप फोकस होके पढ़िए। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं कि किस टॉपिक को हमें ध्यान रखना है, तो देखिए आपको दूसरी चीजें आप पढ़नी है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपको दूसरी चीजें पढ़नी है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग एक लॉ के हिसाब से चलते हैं, मतलब एक नियम के हिसाब से अपना जीवन बिताते हैं हम सभी। जैसे हमें सुबह उठना है, काम करना है, आप स्टूडेंट है तो आपको पढ़ाई करना है, तो एक बेसिकली एक लॉ है। छोटा बच्चा है तो उसको गेम खेलना है, और कोई प्लेयर है तो वो प्ले में आपका प्रैक्टिस कर रहा है। तो वैसे ही जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके कंपाउंड होते हैं, वो भी कुछ नियम को फॉलो करते हैं। उस नियम को ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर है ये बातें? अब जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये कुछ पार्ट आपके सिलेबस में है, जिसमें पहला पार्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही सिंपल सा लॉ है, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 9th क्लास में ही आता है, बट आपके सिलेबस में तो थोड़ा सा आप जानिएगा, मैं तुरंत टू द पॉइंट इस पर डिस्कस करूंगा। फिर है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कभी कभी मतलब अगर आप 10-15 साल के क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेट प्रोपोर्शन पे क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हुआ। क्लियर? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरा नियम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं, बट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद जो आपको टर्म पढ़ना है वो गैलो-शॉक लॉ पढ़ना है, गैलो-शॉक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि इस पार्ट्स को भी आपको फोकस करना है। उसके बाद आपको अवगाद्रो लॉ पढ़ना है, अवगाद्रो लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप जेई नीट रेगुलर देख रहे हैं तो इससे रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, 1 साल छोड़ के 2 साल, मतलब ये आता ही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, अवगाद्रो लॉ, गैलो-शॉक लॉ, इस पे क्वेश्चन आता ही है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम चलते हैं, देखिए इस चैप्टर में हमें और क्या चीज पढ़नी है और किन चीजों को हमें ध्यान रखना है, इन चीजों को भी मैं आपको बताता हूं, और उसमें आप फोकस कीजिएगा कि किन चीजों को छोड़ना है, इन चीजों को भी आपको पता होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसके बाद आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट है, तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कि ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है क्या। तो बहुत ज्यादा तो नहीं आता है क्योंकि ये भी आपका 9th 10th में आपने पढ़ा होगा,
तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बस मैं टू द पॉइंट इसकी बातें करूंगा यहाँ पे। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी आपको पढ़ना है, मतलब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इसे हिंदी में बोलते हैं। तो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपको देखना है, ठीक। इसके बाद आपको एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई इस चैप्टर में, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, डेफिनेशन नहीं, मतलब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए, कुछ चीज याद करनी पड़ेगी और इसी के बेस होके क्वेश्चन आपका ये चैप्टर बनता है, तो यहां से आपको जरूर फोकस करना चाहिए। फिर एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, बस इसमें बहुत सी चीजें नहीं आती हैं। मॉलिक्यूलर मास पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि एटॉमिक मास अगर आपको क्लियर है, एटॉमिक मास याद है, तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को, जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं उस पे आप जरूर फोकस कीजिएगा कि उस पे को आपको किस तरह से मूव करना है। तो चलिए आगे चले वैष्णवी जी, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा और बातें करते हैं इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मोल कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे आपका अगर इस चैप्टर में क्वेश्चन आएगा तो मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जरूर आएगा। मोल कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे आपको सिर्फ इतना काम करना है, इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। अभी आपका टेस्ट भी बनेगा, आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, तो मैं खुद ही आपका टेस्ट बना के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं खुद भी क्लास में कराऊंगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बस आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो भी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको आप फोकस कीजिएगा। मोल कॉन्सेप्ट पे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। और दूसरा चीज, मोल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का पूरा बेस है और पूरी केमिस्ट्री में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको मोल कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। और बहुत से बच्चों को, चाहे वो 12th पास हो, चाहे वो 12th में हो, चाहे वो 11th में हो, उनको मोल कॉन्सेप्ट वाली चीजें क्लियर नहीं होती। तो मे भी हो सकता है हम इसके लिए सेकंड वीडियो में बातें करें डिटेल में, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। परसेंटेज कंपोजिशन पे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए। तो परसेंटेज कंपोजिशन भी जानना चाहिए, यहां से आपका चीजें आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इस पे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं इन टॉपिक में जरूर टाइम दूंगा, क्योंकि अगर आपका एम, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका एम नीट है या जेई मेंस है तो लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चन डैम श्योर आएगा। अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं, डैम श्योर आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें से क्वेश्चन आपके आने ही चाहिए, ठीक। अब अगर मैं आपको बात करूं, इसके बाद देखिए कुछ और भी पार्ट है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, जो हमें देखना चाहिए कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन चीजों को भी आप देख लीजिए। अब इसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी, इस पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल फ्रैक्शन पे बेसिकली ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, तो और ये बेसिक पार्ट है। तो मोल फ्रैक्शन पे भी क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है।
मोलैरिटी की अगर आप बात करें तो देखिए दो टॉपिक है, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो मोलैरिटी मोलारता और मोलालता हिंदी में बोलते हैं, मोलारता और मोलालता। तो मैं मोलैरिटी, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से मोलैरिटी होती है, स्मॉल एम से मोलैलिटी होती है। तो इस पे भी डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको फोकस करना पड़ेगा, इस पे न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा, वो मैं आपको सिखा दूंगा, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। इसके बाद एक और टर्म होता है, एक टॉपिक होता है जिसको नॉर्मेलिटी बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि सिलेबस के अंदर तो नहीं है, बट आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो इस जेई के बच्चों के लिए या नीट के बच्चों के लिए या कंपटीशन, जो भी आप कंपटीशन देंगे, नॉर्मेलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी सीखना पड़ता है। और थोड़ा सा अगर आप एडवांस में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा एन फैक्टर की जरूरत पड़ती है, बट इतनी चीजों को आपको फोकस करना ही है। तो एक बार मैं आपको रिकैप कर दूं, क्या पूरी चीजें मैं आपको बता दूं, पूरी चीजें। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से स्टार्टिंग से रिवाइज करा दे रहा हूं कि क्या क्या आपको ध्यान देना है, किधर किधर आपको पढ़ना है। देखिए, आपको एटम, मॉलिक्यूल, स्टेट ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बस क्या होता है, कैसा होता है, ये चीज। इसको मैं अभी खत्म कर देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये अब नहीं आपसे पूछा जाता है, आपके सिलेबस में है। डेफिनेट प्रपोर्शन जरूर पढ़िएगा, गैलोशॉक लॉ जरूर पढ़िएगा, अवोगाद्रो लॉ जरूर पढ़िएगा, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट बात करूं तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे बहुत ज्यादा फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम सिखाएंगे, इसको आपको जानना है। मोल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर की जान है, मोल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का बेस, इस पूरी केमिस्ट्री का बेस है, इस पे आपको जरूर फोकस करना पड़ेगा। इंपेरिकल फार्मूला, लिमिटिंग रिएजेंट भी जरूर पढ़ना है, लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर पढ़ना है। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोलारता, मोलालता और नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी बोलते हैं नॉर्मलता को, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ये भी पढ़नी है चीजों की। इतनी चीज आपके चैप्टर में है, इतनी चीजों को आपको फोकस करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, इतनी चीज फोकस करनी है तो स्टार्टिंग हम कहां से करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बताता चलूंगा, तो पहले मैं आपको एटम और मॉलिक्यूल के बारे में बता देता हूं। पहले मैं आपको क्या बता देता हूं, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। आई थिंक आप सब लोग कंफर्टेबल होंगे, कंफर्टेबल हैं आप लोग अभी, चीजों को धीरे धीरे सीखिए, और जब थोड़ा हम सीख लेंगे तो हम लोग अपनी स्पीड भी बढ़ा लेंगे, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर लेंगे, है ना। और जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको भी फोकस कर लेंगे, तो वो सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे। हाँ, बट आप बस एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारा जो भी प्रयास है, आपका भी प्रयास जरूरी है, आपका भी साथ होना चाहिए। आप भी हमारे साथ मिलके चीजों को सीखिए, हम कोशिश करेंगे सिखाने की, लेकिन अगर आप ही तैयार नहीं होंगे तो चीजें नहीं बन पाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के बेसिक टॉपिक पे। चूंकि ये चैप्टर आपका बेसिक है, धीरे धीरे आपका चैप्टर थोड़ा टफ होता जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और फोकस करिएगा आपकी चीजों को। तो पहले हम बात करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल। कुछ लोगों को एटम और मॉलिक्यूल का डेफिनेशन भी पता होगा, एटम एंड मॉलिक्यूल का डेफिनेशन भी पता होगा, तो मैं टू दी पॉइंट यहाँ बात कर रहा हूँ। तो आप ही बताइए कि एटम क्या होता है, एटम क्या होता है, आप बताइए जरा एटम क्या होता है। अगर किसी के पास पता है तो आप मैसेज कर दीजिए, नहीं तो फिर जरा बोर्ड पे देखिए कि एटम क्या होता है। मैं आपको एटम की डेफिनेशन बता रहा हूँ, एटम की डेफिनेशन बता रहा हूँ। देखिए मेरे हाथ में एक पेपर है, मेरे हाथ में एक पेपर है, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इस पेपर को फाड़ दूं तो ये पेपर दो पार्ट में हो गया। अब मैं इस पेपर को अगेन अगर फाड़ दूं तो ये चार पार्ट में हो गया। अब मैं इसको अगेन फाड़ दूं, फाड़ता जाऊं फाड़ता जाऊं फाड़ता जाऊं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे मैं इसे आगे नहीं तोड़ सकता, जहां पे मैं इसे आगे नहीं तोड़ सकता। उस पार्ट को, जो सबसे छोटा पार्ट होगा, उसे हम एटम बोलेंगे। तो एटम क्या हुआ, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है,
स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे आप बोलेंगे एटम। किसी भी सब्सटेंस का मतलब, मेरे अगर इस मार्कर की भी बात करें तो मार्कर का भी जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो एटम होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी सबसे जो छोटा पार्ट होगा वो मेरा एटम ही होगा। क्लियर है? स्मॉलेस्ट पार्ट। तो अब बात आती है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है? ये अगर परमाणु सबसे छोटा पार्ट है तो अणु क्या हुआ? इसको हिंदी में परमाणु बोलते हैं। अणु क्या हुआ? अणु मतलब मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल की भी जब डेफिनेशन आप देखेंगे तो वहां पे भी यही लिखेगा, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। स्मॉलेस्ट पार्ट ये भी आपका सबसे छोटा पार्ट है। तो अगर दोनों ही सबसे छोटा पार्ट है तो डिफरेंस क्या हुआ? अगर दोनों ही छोटा पार्ट है तो डिफरेंस क्या हुआ? किसे आप एटम बोलेंगे, किसे आप मॉलिक्यूल बोलेंगे? तो उसमें देखिए अब आगे की बात मैं बताता हूं। स्मॉलेस्ट पार्ट तो है, लेकिन कभी आपने सुना है क्या ऑक्सीजन एटम की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन एटम को आप ओ लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करूं तो आप लिखेंगे O2, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन को H लिखते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करूं तो आप H2 लिखते हैं। तो ये आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका मॉलिक्यूल है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको मैं अगर बोलूं कि आप ऑक्सीजन लेते हैं या नहीं, आप सांस लेते हैं या नहीं? सांस तो आप सभी लेते हैं। और अगर आप सांस लेते हैं तो ये वाली ऑक्सीजन जाती है आपके अंदर या ये वाली ऑक्सीजन जाती है? ये वाली ऑक्सीजन जाती है या ये वाली? जल्दी से आंसर करें। अगर मैं इसे ए लिख दूं, इसे बी, तो बी वाला सिस्टम आपके अंदर जाएगा या ए वाला? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। जितने लोग ए वाला बोल रहे हैं वो सभी गलत हैं। देखिए ज्यादातर बी वाले पार्ट ही जाते हैं। मतलब जो हम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को लेते हैं, हम एटॉमिक ऑक्सीजन को नहीं लेते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिर्फ इतना मतलब हुआ कि ये स्मॉलेस्ट पार्ट तो है, लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में फ्रीली पार्टिसिपेट करता है। या मैं लिख सकता हूं इट पार्टिसिपेट freely in any chemical reaction। तो मॉलिक्यूल क्या हुआ? मॉलिक्यूल वो पार्ट हुआ जो स्मॉलेस्ट तो है और किसी भी रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में फ्रीली पार्टिसिपेट कर रहा है। और एटम क्या हुआ? ये भी स्मॉलेस्ट पार्ट है बट फ्रीली पार्टिसिपेट नहीं करता। तो लिख सकते हैं does not participate in chemical reaction freely। किसी भी केमिकल रिएक्शन में फ्रीली पार्टिसिपेट नहीं करता। यही एक बेसिक डिफरेंस है। और कहीं कहीं अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो वहां आपने नवजात ऑक्सीजन का नाम सुना होगा, नवजात हाइड्रोजन का नाम सुना होगा। तो जो एटॉमिक वाले होते हैं ना, ये नवजात होते हैं। नवजात मतलब तुरंत आते हैं और ये काफी रिएक्टिव होते हैं। मतलब इनकी रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये प्रोडक्ट को अगर इनको मिल गया तो उसे रिएक्टेंट को तोड़ के प्रोडक्ट बना ही देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट पार्ट है, ये भी स्मॉलेस्ट पार्ट है। एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है फ्रीली और दूसरा नहीं करता है। और एटम के बारे में ध्यान रखिएगा, एटम के बारे में सबसे पहले हमारे यहाँ एक ऋषि थे, ऋषि कनड। तो ऋषि कनड ने एटम के बारे में सबसे पहले बताया था। और ऋषि कनड के बाद इन्होंने बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के पहले भी बता दिया था कि एटम यानी परमाणु सबसे छोटा पार्ट है और इसे ये अविभाज्य है, मतलब इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, ये इन्होंने बता दिया था। इसे आप ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन मॉलिक्यूल को आप ब्रेक करना चाहे तो मॉलिक्यूल को एटम में ब्रेक कर सकते हैं, एटम को आप ब्रेक नहीं कर सकते। और अगर आपने एटम को ब्रेक कर दिया तो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तो टूट जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। अब आप नहीं बोलेंगे कि जैसे जिस रूम में आप बैठे हैं, क्या उस रूम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा? क्या उस रूम में प्रोटॉन भी होगा कहीं? लेकिन वो एटम नहीं है। आप उसे ऐसा नहीं कि पकड़ के जोड़ के एटम बना देंगे। तो उस समय अगर आपने ऐसा किया तो एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि इट इज द नॉन डिवाइडेबल, यानी कि ये अविभाज्य है। ठीक है, चलिए
अब एटम तो मेरे ख्याल से आप सभी को एटम के बारे में समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं। कोशिश करें कि साथ साथ लिखें और टू दी पॉइंट लिखें चीज़ों को। आप अपने नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी चीज़ों को टू दी पॉइंट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब एटम और मॉलिक्यूल के बारे में आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। ये स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारे बेसिक्स खत्म कर दूं, और बेसिक के बाद आप सो दैट अगले क्लास में आप थोड़े से कंफर्ट जोन में रहें आप मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगाने में। तो थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, अब आती है बात स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर हिंदी में से बोलते हैं पदार्थ की अवस्था है, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ के स्टेट कितने हैं। तो देखिए जनरली हम बोलते हैं देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, मतलब 3 स्टेट बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन ओवरऑल होती है आपकी 5 स्टेट होती है, किसी भी पदार्थ के 5 स्टेट होती है। एक ठोस, द्रव, गैस के अलावा एक अवस्था होती है जिसको आप बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। और 5वीं अवस्था होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। ठीक है, बीईसी स्टेट बोलते हैं इसे। तो ये 5 स्टेट होती है। सॉलिड मतलब आपको सॉलिड के बारे में पता है कि ठोस है, ठोस के बारे में पता है इसका निश्चित आकार होता है, डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, लिक्विड के बारे में डेफिनेट शेप नहीं होता है, गैस का भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। ये बेसिक चीज आपको आपने पढ़ा है, जानते ही हैं। 5वां और जो चौथा और 5वां है प्लाज्मा स्टेट। ये जो प्लाज्मा स्टेट होती है ये आपकी सन की स्टेट होती है, जो सन यानी सूर्य में, यानी जो और स्टार्स में जो स्टेट होती है, सन और स्टार्स में जो स्टेट होती है, मतलब इस प्लाज्मा स्टेट के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए, और इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए कि मॉलिक्यूल अपनी आइडेंटिटी को खो के उसी में कोलैप्स कर जाते हैं। ये स्टेट होती है प्लाज्मा स्टेट। मतलब मेरे अगर ये मार्कर है, मैं इसको इतना गर्म कर दूं, इतना गर्म कर दूं, इतना गर्म कर दूं कि सिर्फ ये पिघले नहीं, पिघलने के बाद इसका जो एटम है वो भी अंदर में मिक्स कर जाए, तो वो स्टेट होती है प्लाज्मा स्टेट। तो हाई टेम्परेचर वाली जो स्टेट होती है दैट इज द प्लाज्मा स्टेट। इन द सेम वे बहुत ही कम टेम्परेचर हो, अगर टेम्परेचर बहुत ही कम हो तो दैट स्टेट इज नोन एज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। तो ये 5 तरह की स्टेट है जो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट ये भी जानना चाहिए, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। साथ साथ आप चाहते हैं तो लिख लीजिए, जो चीजें नहीं पता है वो लिख लीजिए, और जो एग्जैक्ट एग्जाम में आती हैं उसको मैं थोड़ा टाइम भी दे दूंगा आपको लिखने के लिए। तो ये 5 स्टेट खत्म हो गए आपके, बोस आइंस्टाइन सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट, बोस आइंस्टाइन और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की अगर आप बात करें तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है आपका, ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये देखिए एनसीईआरटी का पार्ट लिया गया है। तो एनसीईआरटी में आप देखिए इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैटर यानी पदार्थ को जो क्लासिफाई किया गया वो 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक तो होता है मिक्सचर, एक है मिक्सचर जिसे मिश्रण भी बोलते हैं हिंदी में, और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। मिश्रण, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। Mixture is further divided into 2 parts, that is the homogeneous mixture and second is the heterogeneous mixture. Pure substance further divide होते हैं एलिमेंट में और कंपाउंड में। अब जैसे मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, पहले तो ये समझना है कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड कंटेन मास इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ जो स्पेस यानी जगह को घेरे या जिसमें मास यानी द्रव्यमान हो, उसे ही आप मैटर बोलेंगे।
ठीक है। जैसे जैसे एग्जांपल, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो ये स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है और इसमें कुछ इसका वेट होगा, तो मैं इसे मैटर बोलूंगा। मैं स्पेस गेन कर रहा हूं, तो क्या हुआ, ये मैं भी मैटर हुआ। आप स्पेस गेन कर रहे हैं, आपका मास होगा तो आप भी मैटर होंगे। तो कोई भी चीज आपको दिखे जिसमें स्पेस हो, जिसमें मास हो, तो उसे आप बोलेंगे मैटर। लेकिन कभी भी जैसे इमोशनल चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत दुखी हैं और आपको रुलाई आ रही है, दुखी हैं, तो जो सैड हुआ यानी इमोशंस हो, ये मैटर नहीं है। हालांकि उस इमोशन से आप दुखी होकर रो रहे हैं, तो जो आंसू आएगा वो तो मैटर होगा, लेकिन जो लव वाला पार्ट हुआ, जो सैड वाला पार्ट हुआ, जो इमोशंस वाले पार्ट हुए, वो मैटर नहीं बोले जाएंगे, क्योंकि उसमें मास नहीं होता है और वो स्पेस को भी ऑक्युपाई नहीं करता। तो मैटर जो होता है, जो पदार्थ होता है, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, मिक्सचर में। अच्छा, मिक्सचर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास देखिए ये एक पेन है और ये मार्कर है। अगर दोनों को मिला दूं और मिलाने के बाद देखिए ये केमिकली कंबाइंड ना हो, ये एक दूसरे से फिजिकली कंबाइंड है, मतलब अगर मैं चाहूं तो इन दोनों को हटा दूं, अगर मैं चाहूं तो इसे हटा दूं, तो इसे मैं बोलूंगा मिक्सचर। अब इसी में मैं मान लीजिए कुछ और भी पार्ट को इसमें मिक्स कर दिया, इसमें जोड़ दिया, तो लेकिन ये केमिकली जुड़े ना हो, ये फिजिकली जुड़े हों, जिसको मैं हटा सकूं फिजिकल मेथड से, उसे मैं बोलता हूं मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या हुआ, एनी सब्सटेंस विच कैन सेपरेटेड विच कैन फिजिकली कंबाइंड विथ ईच अदर, दे फॉर्म द मिक्सचर। तो इसमें क्या होगा, मिक्सचर में भी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होंगे, उसे ही मिक्सचर बोलेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस में दो चीजें हैं, इसमें जो भी सब्सटेंस, इसमें जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन सेम होता है, कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इज सेम, कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इज सेम। इसका मतलब क्या है ये समझिए, जो भी प्योर पदार्थ होगा, यानी कि जो भी शुद्ध पदार्थ होगा, जैसे आप बोलते हैं शुद्ध सोना, शुद्ध सोना सुना आपने, शुद्ध सोना, शुद्ध गोल्ड, तो ये क्या है, प्योर है एकदम। इसका मतलब उसमें कोई भी मिक्स नहीं है, उसमें जो भी पार्टिकल होगा वो सोने का ही पार्टिकल होगा, उसे मैं बोलूंगा प्योर। लेकिन अगर उसमें मैं हीरा भी डाल दूं, उसमें मैं चांदी भी डाल दूं, तो मैं क्या बोलूंगा उसे, इम्प्योर। तो इम्प्योर यानी इम्प्योर वाली जो चीज होगी वो मिक्सचर हो जाएगी, वो प्योर सब्सटेंस में नहीं आएगी। तो कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज सेम, दैट इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस भी दो पार्ट में डिवाइड है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, एलिमेंट एंड कंपाउंड। जैसे मैं आपको बात करूं कॉपर, एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं आपको। जैसे मान लीजिए यहां समझा देता हूं आपको। मैंने मान लीजिए Fe लिया, आयरन लिया और सल्फर लिया, तो ये आयरन हो गया और ये सल्फर हुआ। तो आयरन और सल्फर को मैंने एक कंटेनर में रख दिया, एक डिब्बे में रख दिया, ठीक है। मतलब इन्हें केमिकली नहीं रिएक्ट कराया, इसको सिर्फ फिजिकली रिएक्ट कराया, तो क्या होगा, ये मिक्सचर हो जाएगा, ये क्या होगा, मिश्रण हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे हीट कर दूं और हीट करने के बाद कुछ ये ऐसा बन जाए कि Fe2S लाइक ऐसे बन जाए, ठीक, तो अब ये क्या हुआ, अब ये प्योर सब्सटेंस में हो, ये प्योर सब्सटेंस है, लेकिन इधर ये मिक्सचर था, क्योंकि इसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। इसे आपको सेपरेट करने के लिए नॉर्मल मेथड से सेपरेट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने हीट कर दिया, बनाते समय तो गर्म कर देंगे बन जाएगा, लेकिन अलग करते समय ऐसा नहीं कि आपने गर्म किया और हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। तो ये वाला जो पार्ट है ये प्योर सब्सटेंस हुआ। और प्योर सब्सटेंस भी दो तरह का हुआ, जैसे एक एलिमेंट ये है, एक तो एलिमेंटल फॉर्म में है, ये प्योर फॉर्म में है। तो अगर मैं मिलाऊंगा तब ये मिक्सचर बनेगा, जब तक नहीं मिला रहा हूं तब तक ये एलिमेंटल फॉर्म है। और जब इस एलिमेंट को एक रेशियो में मिला दूं तो वो जो पार्ट बनता है वो प्योर फॉर्म का कंपाउंड बनता है। जैसे ये आपका कंपाउंड है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। जरा मैसेज करिए, जरा जिसे समझ आया तो मैसेज करिए, फटाफट मैसेज कीजिए। तो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक। अब जो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, H2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक गैस है, गैस एक एलिमेंट के फॉर्म में है, और ऑक्सीजन ये भी गैस है। ये दोनों का अगर मैं मिक्सचर ले लूं, मिक्सचर ले लिया मतलब वो रिएक्शन नहीं किया। जैसे आप जिस रूम में है वहां ऑक्सीजन भी होगा, वहां हाइड्रोजन भी होगा और वहां पानी भी होगा। एक गिलास अगर आप पानी रखते हैं तो वहां वाटर भी होगा।
तो ये जो गैस, अगर मैं इसको गैस के फॉर्म में ले लूं या लिक्विड के फॉर्म में जो भी लूं, तो ये वाला जो पार्ट है ये प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये अभी मिक्सचर है, क्योंकि ये कंबाइन नहीं है। अगर कंबाइन हो गया तो सब्सटेंस। तो ध्यान रखिएगा, मिक्स प्योर सब्सटेंस में केमिकली कंबाइन होना जरूरी कंडीशन है, रासायनिक अभिक्रिया से कंबाइन होना बहुत जरूरी कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे ये क्या होता है, फिजिकली कंबाइन होता है, फिजिकली कंबाइन होता है। ये डिफरेंस होता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। तो अब मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर देखिए दो तरह के होते हैं, एक होमोजेनस होता है, एक हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब ये है कि जहां पे दो कंपोनेंट को मिलाने पे कंपोजिशन एक जैसा ही हो, तो उसे आप बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर, या इसे हिंदी में बोलते हैं समांग, इसे बोलते हैं समांग मिश्रण, और इसे बोलते हैं विषमांग या असमांग, ऐसा कुछ बोलते हैं। इसका मुझे ध्यान है कि इसे होमोजेनस को समांग मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए मैं आपके घर गया, आप सभी के घर आया, ठीक है, मिस्टर पाल आपके घर आया और आपने क्या किया, एक ग्लास मुझे शरबत पिलाया, शरबत। तो शरबत क्या है, अब मैं चाहूं कि उस शरबत में, मैं चाहता हूं कि उस शरबत में जो आपने चीनी मिलाई है उसको मैं हाथ डाल के निकाल के बाहर कर दूं। तो क्या ये पॉसिबल है क्या मेरे लिए? मैं चीनी को बाहर कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। मैं चीनी को पानी से ऐसे फिजिकल मेथड से बाहर नहीं कर सकता। तो ऐसा मिक्सचर क्या हुआ, इसको मैं बोलूंगा ये होमोजेनस मिक्सचर है, यानी कि समान मिक्सचर है। और अगर मैं ऐसा करूं कि आपको मैंने पानी दिया और पानी में ऊपर से मैंने क्या किया, तेल डाल दिया, ऑयल डाल दिया, 1 लीटर पानी में 1 लीटर तेल डाल दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला लेयर आपका, ऊपर वाला क्या है लेयर आपका, ऑयल का होगा, तेल का, और नीचे पानी का होगा, वाटर का होगा। तो अब क्या है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से मिक्सअप नहीं है। और अगर ये मिक्सअप नहीं है तो आप इसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहाँ ये ऑयल है, ये वाटर है। तो दैट टाइप ऑफ जो आपकी मिक्सचर है उसको आप बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो ये बस समझने वाली बातें हैं। बेसिकली आप इसके डेफिनेशन की ना ही पढ़े तो ज्यादा बेटर है, डेफिनेशन आपको पूछी भी नहीं जाएगी। इसके बाद कुछ चीजें और है जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ आगे इस के बाद में। आप लोग साथ के साथ लिख भी लिया कीजिए जहां अगर आपको डाउट होता है तो। जैसे ये भी देखिए एनसीईआरटी का मैंने लिया हुआ है पार्ट, तो थोड़ा आज आपका बेसिक खत्म कर दूंगा, फिर कल से थोड़ी और स्ट्रांग वाली चीजों में चलेंगे हम। देखिए एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे अगर मैं बात करूं ये प्योर सब्सटेंस है, तो ये हाइड्रोजन का है एटम, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये नाइट्रोजन का एटम है, ये कॉपर का एटम है, ये सोडियम का एटम है, ठीक। अब जब मैं इनको मिला दूं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाऊं, तो हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन का एटम से मिलके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना दिया। ऑक्सीजन का एक एटम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना दिया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एटम मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना देता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम मिलके वाटर यानी जल, पानी का एक मॉलिक्यूल बना देता है। तो वो भी वहां पे भी वो केमिकली कंबाइंड है, वहां पे भी वो केमिकली कंबाइंड है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए थोड़ी सी चीजों को आपको फिगर के फॉर्म में समझा दिया। समझ में आ रहा है ना चीजें सारी? आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं सारी? समझ में डाउट होगा तो ग्रुप बना हुआ है हम लोग का, उस पर आप मैसेज डाल दीजिएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो कभी कोई डाउट नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। बेसिक से पढ़ा के मैं आपको जितने टफ लेवल पे एग्जाम आते हैं नीट जेईई के, वो भी करा दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बहुत जानना है। मैं टू दी पॉइंट इसको बताता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी होती क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए सबसे बेसिक चीजें, जैसे जो आपको अपीयर हो जाए। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में रिंग है, तो ये रिंग क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कौन सा कलर है, कैसा दिख रहा है, डेंसिटी क्या है, भारी है, हल्का है, कैसा है, ये सारी जो आपको फिजिकली अपीयर हो जाए, दैट इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। उसे ही आप फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे, जो भी फिजिकली दिख जाए। जैसे मैं आपको आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, तो मैंने स्पेक्स लगा रखे हैं, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। मेरे वायर्स कैसी है, ये सारी चीज ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन
केमिकल प्रॉपर्टी के लिए, अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी के लिए की बात करूं, केमिकल प्रॉपर्टी के लिए, तो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना होगा, मींस यू हैव टू रिएक्ट द कंपाउंड विद द केमिकल मेथड। आपको कंपाउंड को केमिकली रिएक्शन करानी पड़ेगी, तभी आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं मिठाई खाता हूं या नहीं खाता हूं, ये मैं जब मिठाई खाऊंगा तभी पता चलेगा, तो मेरी केमिकल रिएक्शन हुई एक तरह से, ठीक है। आप कुछ खाते हैं नहीं खाते हैं, ठीक है, आप मैंने मिठाई का नाम लिया तो आप मिठाई समझिएगा, उसको कुछ अदरवाइज नहीं समझिएगा, मिठाई की बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं सर मैं तो कुछ और, मैं पापड़ भी खाता हूँ ये भी खाता हूँ, तो एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो भी चीज आप खाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, वो उसकी आइडेंटिटी खत्म हो रही है, जिसको आप खा गए वो तो खत्म ही हो गया। तो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए आप उसे इन चीजों में मूव करते हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए जो चीज आपको अपीयर हो जाए दैट इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपको कुछ चीजें और जाननी थी जो मैंने आपको कल इसके पहले बताया क्या क्या पढ़ना है। देखिए इसके बाद आपको पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए डेफिनेशन पूछा नहीं जाएगा, बाकी मैं समझा दे रहा हूं आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो इसमें देखिए जो लॉ है ये है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला जो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। सिंपल सी बात है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है, जैसे देखिए आपके पास कोई भी मास हो, आपके पास कोई भी मास हो, व्हाटएवर जो भी मास हो, जैसे मान लीजिए मेरे स्पेक्स है, ये चश्मे हैं, ठीक, तो ये किससे बना है, इस पार्ट से बना है, इस ग्लास से बना हुआ है, इसका एक मास होगा। अगर मैं इसे एक तराजू पे एक वेइंग मशीन पे रख दूं और इसका वे कर लूं तो मुझे पता चलेगा सपोज करिए 20 ग्राम का, ठीक। आफ्टर दैट अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं, अगर मैंने ब्रेक किया तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज द, इस चश्मे को आप क्या बोलेंगे, ये टूटा हुआ चश्मा है। पहले वाला चश्मा क्या था, इसको आप चश्मा बोलेंगे, लेकिन जब ब्रेक कर दिया तो टूटा हुआ चश्मा हो गया। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि पहले वाला चश्मे का जो मास था बाद वाले चश्मे का भी वही मास होगा। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिर्फ ये बोलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये होता है मास ऑफ प्रोडक्ट, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ज्यादा आएगा नहीं तो बस आप समझ लीजिए इसे, जितने रिएक्टेंट मतलब होता है आपका, प्रोडक्ट का मतलब होता है हिंदी में उत्पाद होता है, और रिएक्टेंट का मतलब होता है जो क्या बोलते हैं इसे, जो पार्ट भाग ले रहा है उसमें, जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसे आप रिएक्टेंट बोलेंगे। तो इन दोनों का मास बराबर होगा। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा एक रिएक्शन के फॉर्म में समझाऊं तो मान लीजिए मेरे पास H2 प्लस O2 गिव्स 2H2 है, ये 2H2 है, यहाँ जरा मैं बैलेंस कर देता हूँ केमिकल इक्वेशन को। ये तो देखिए रिएक्टेंट में आपका क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है, वाटर है, ठीक। तो आपको क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिर्फ और सिर्फ इतना ही बात कहता है कि मास जो रिएक्टेंट में है वही मास बाद में प्रोडक्ट में भी होगा। तो अगर मैं इसके मास की बात करूं तो देखिए हाइड्रोजन का जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो 1 होता है। 2 हाइड्रोजन है तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको जरा ध्यान से देखिए, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब ये क्या हो गया 2, ठीक। तो 2, और ये जो है ये एक्चुअल में कितने मोल है या कितने पार्ट है, ये 2 है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे आप ऐसा समझिए ये आप है, ये आपका मास है, और आपके मास को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ऑक्सीजन के बाद, इसके बाद ऑक्सीजन पे आ जाइए, तो ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, ये 16 होता है ऑक्सीजन का, तो 2 ऑक्सीजन है तो ये क्या हो गया, 32 हो गया। तो अब इधर का मास ऐड कर लीजिए, है ना, और इधर का मास ऐड करिए, इधर करिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, और हाइड्रोजन का होता है 1, और इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा 2, और प्लस का, तो क्यों पूरा जोड़ना है ना आपको, तो ऑक्सीजन का क्या करिए 16 कर दीजिए, इसे ऐड कर दीजिए। तो आप जरा देख के बताइए क्या इधर का जो मास है क्या इधर के मास के बराबर है। अगर दोनों साइड का मास बराबर है
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, और नहीं है तो आप इसे फॉलो कराइए। एक बार मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया था, मेंस मींस नीट में भी क्वेश्चन आया है कि जो लॉ ये जो आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, ये एक ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए इसको जरा देख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 यानी ये 4 हो गया, प्लस ये 32 हो गया, इधर देखिए 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, प्लस 16 दूनी 32 32। देख लीजिए दोनों साइड में मास बराबर है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर होगा। क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर है? अब मैं थोड़ा आपको आगे बढ़ाऊं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब मैं जरा इसके आपको लिखना हो, आप लिख लीजिए, टू दी पॉइंट चीजों को समझ लीजिए, हो जाएंगी चीजें। देखिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में सिर्फ आपको, या आप इसे आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सेम थिंग है, सेम चीजें हैं। आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है। एक एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको क्लियर भी हो जाएंगी। जैसे मैंने बोला आपको वाटर लेना है, पानी, वाटर का फॉर्मूला क्या हुआ? H2O हुआ। अच्छा, वाटर का फॉर्मूला H2O हुआ। अब मैं मान लीजिए मैं अपने घर का पानी पी रहा हूं, मतलब फ्रिज का पानी पी रहा हूं, या दूसरा मैं वाल का पानी पी रहा हूं, कुएं से पानी निकाला उसका पानी पी रहा हूं, या मैं गंदी नाली का पानी पी नहीं रहा हूं, पानी ले रहा हूं, गंदी नाली का पानी ले रहा हूं। ठीक है, नाली का पानी जो आप बोल रहे हैं गंदा है, या मैं सी वाटर ले लूं, समुद्र का पानी ले लूं, ठीक है, सी वाटर ले लूं, तो क्या इन सभी में मैं वाटर ही ले रहा हूं तो सभी में फॉर्मूला तो यही होगा? कोई भी कंपाउंड ले रहा हूं तो फार्मूला तो यही होगा। और अगर यही फार्मूला है तो मैं ये बोलूंगा चाहे मैं फ्रिज से लूं तब भी उसका फॉर्मूला H2O, और अगर मैं उसे कुएं से लूं तब भी उसका वाटर H2O फॉर्मूला, नाली से लूंगा तब भी H2O, सी वाटर ले लूं तब भी H2O। तो अगर ये हर जगह से H2O ही बना तो क्या इसमें H और O का जो रेशियो है वो एक डेफिनेट है, एक फिक्स वैल्यू है? अगर वो फिक्स वैल्यू है तो यही है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन का ग्राम कितना होगा 2, और ऑक्सीजन का कितना हुआ 16, तो ये कितने रेशियो में 2:1:8। तो जब भी मैं वाटर की बात करूं, कहीं पे भी मैं वाटर लूंगा तो इसमें हाइट, और वो वाटर है तो वो हाइट उसका जो रेशियो होगा 1:8 में होगा, यानी वो एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होते हैं। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मीन्स इन अ कंपाउंड the element they, if they form any particular compound, their ratio is definite, that law is known as definite proportion। तो आप देखिए एग्जांपल से आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं। मान लीजिए मैंने CO2 की बात की, CO2 आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब इस CO2 को मैं आपके घर के पास से ले रहा हूं, होम से ले रहा हूं, इसी CO2 को मैं फैक्ट्री के पास से ले रहा हूं, इसी CO2 को मैं आपके जो फील्ड है, मतलब किसी खेत के पास गया, फील्ड के पास ले लिया, इसी CO2 को मैंने रोड से कनेक्ट कर दिया, सड़क से कनेक्ट किया। तो और ये कहीं से मैं लूं, कुछ भी ले लूं, कितना भी पोल्यूशन हो, अगर वो CO2 है तो फार्मूला CO2 ही होगा। और अगर फार्मूला CO2 है तो इसमें C और O इन दोनों का जो रेशियो होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा डेफिनेट होगा। मतलब अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा 16×32 32। तो हमेशा वो CO2 के केस में हमेशा 12:32 के रेशियो में ही कंबाइन होंगे।
या आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन 12:32 के रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, इसका मीन्स क्या हुआ, दे फॉलो द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे आपको एग्जांपल दे देगा CO2 का, H2O का, और बोलेगा कि बताइए यहाँ से बना वहां से बना, किसको फॉलो कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, नीट का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपका खत्म हो गया। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा सा चेहरे पे भी हंसी रहे और थोड़ा मतलब मुस्कुराते हुए पढ़िए, थोड़ा विदाउट टेंशन, और चीज़ों को धीरे धीरे मैं आपको चीज़ें अभी थोड़ा धीरे धीरे टफ हो रही हैं चीज़ें, और अगर आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो कोई चीज़ें टफ नहीं है। और मेन टफ होता है मूल कॉन्सेप्ट, वो भी मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से करा दूंगा, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको जानते रहना चाहिए। थोड़ा आप अगली क्लास में भी कुछ पढ़ के आएंगे तो मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक नंबर आप याद करके आइएगा, जो भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट के याद कर लीजिएगा, तो उसकी भी बात हम लोग कर लेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया। फिर है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल। आप प्रेफर कीजिएगा कि थोड़ा सा आपको हिंदी इंग्लिश में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो चीज़ें हो जाएंगी। हालांकि मैं आपको समझा दे रहा हूँ, चीज़ों को समझ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मल्टीपल प्रोपोर्शन है क्या, पहले तो ये इसको भी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरा C ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और इसने क्या किया, CO2 बनाया, मान लीजिए। दूसरा, यही कार्बन ऑक्सीजन के डिफरेंट अमाउंट से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलके, दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें एक जो फिक्स होता है, जैसे इसमें फिक्स क्या है, इसमें कार्बन फिक्स है। कार्बन क्यों फिक्स है, क्योंकि देखिए इसमें कार्बन कितना लिया आपने, एक, इसमें कितना कार्बन लिया, एक, लेकिन फिक्स क्या नहीं है, वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन फिक्स नहीं है। तो ये बोलता है कि जो भी ये लॉ को मैं आपको पढ़ दे रहा हूं एक बार, व्हेन टू element combine with each other and they form two or more than two compound, if two element combine with each other and they form two or more than two element, then different amount of element which react with a fixed amount of element, जो कि आपके फिक्स अमाउंट ऑफ एलिमेंट से रिएक्ट करता है, डिफरेंट अमाउंट वाला एलिमेंट जो है वो फिक्स अमाउंट से जो रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्या होता है, एक मिनट थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट में आपको वीडियो अभी बना के 10 मिनट में मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, 10 ये क्लास 10-15 मिनट में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में जो दो एलिमेंट मिलके अलग सा इन्होंने कंपाउंड बनाया, तो इसमें जो फिक्स वैल्यू, एक तो फिक्स वैल्यू हुई जैसे कार्बन वाली, और जो डिफरेंट वैल्यू है वो एक रेशियो में कंबाइन होते हैं, यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं तो देखिए कार्बन क्या हुआ, 12 हुआ, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या हुआ, 32 हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर आप कार्बन की बात करें तो कार्बन अगेन 12 है और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ 16 है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए इस वाले पोर्शन में इन दोनों का जो रेशियो है 16:32, ये फिक्स है, मतलब ये ऑक्सीजन जो है वो एक फिक्स रेशियो में एक डेफिनेट कार्बन से रिएक्ट कर रहा है और डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है। इसी को आप बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसको जरा दूसरे एग्जांपल से समझिए। अगर मैं H2 और O2 की रिएक्शन करा के एक कंपाउंड में बना लूं H2O
और दूसरा बना लूं मैं H2O2। एक बना लिया H2O2 और दूसरा बना लिया H2O। अब बताइए इसमें फिक्स क्या है? क्या आपको हाइड्रोजन फिक्स दिख रहा है? क्या आपको हाइड्रोजन फिक्स दिख रहा है? तो इसमें देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 2:18 हुआ, लेकिन नीचे वाले में क्या हुआ? 2:32 हुआ। तो ये कहता है कि ऑक्सीजन और दोनों में जो ऑक्सीजन जो फिक्स नहीं है, जो डिफरेंट है, वो एक सिंपल रेशियो में ही कंबाइन होते हैं। जैसे देखिए सॉरी यहाँ पे 30 ये 16 होगा ना, 16 ये 16 होगा, ये 32 होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये 1:2 में ही ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन हो रहा है? 1:2 में कंबाइन हो रहा है। तो यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन एंड फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड, तो इन दैट कंपाउंड अ फिक्स वैल्यू which is fixed, which react with the unfixed value or which is indefinite, the indefinite amount is always react in a fixed ratio, that is known as law of multiple proportion। तो आपको लॉ देखिए समझा दिया मैंने, समझने की जरूरत है कि क्या है ये लॉ। डेफिनेशन आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, तो मेरे ख्याल से आप डेफिनेशन पे जाएं भी ना। दो तीन चीजें और हैं, जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करते हैं क्योंकि आपकी क्लास में भी क्लास डिसाइडेड है अपनी। तो अवोगाद्रो लॉ और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुछ पार्ट आपके बचे हुए हैं, जिसको मैं आपको नेक्स्ट पोर्शन में यानी कि सेकंड लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। तो होप कि आपको चीजें अभी तक समझ आ रही होंगी। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है कभी तो भी चीजें आपको समझ आ रही होंगी, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। कंडीशन यही है कि अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, आपने आंख बंद कर ली तब कुछ नहीं समझ आएगा। तो आंख भी खोले रहिए और चीजों को ध्यान से देखते रहिए, चीजें हमारी हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका गैलू ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया, गैलो-शॉप लॉ। गैलो-शॉप लॉ गैलो-शॉप लॉ। गैलो-शॉप एक साइंटिस्ट था। तो गैलो-शॉप ने गैस पे काम किया था। तो इसने कहा कि जो गैस है, मान लीजिए गैस की रिएक्शन हम करा रहे हैं, H2 + O2 gives 2H2O। तो बोलता है अगर आप गैस की रिएक्शन करा रहे हैं और गैस के फॉर्म में रिएक्शन करा रहे हैं, तो इस जैसे इसको आप जरा बैलेंस करके देख लीजिए, तो एक H2 + O2 gives 2H2 होगा। तो इसका वन वॉल्यूम ऑफ H2 हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या करेगा, 2 वॉल्यूम आपका देगा H2O का। यही है लॉ ऑफ गैलो-शॉप। मतलब उसमें बोला वॉल्यूम में आप एक्सप्रेस कर दीजिए, बस ये यहाँ पे 2 कर दीजिएगा, सॉरी ये बैलेंस हो जाएगा। मतलब 2 वॉल्यूम आपका हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम वाटर का देता है। यही आपका गैलो-शॉक है। बेसिकली गैलो-शॉक ये बोल रहा है कि गैस और गैस में ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप उसे ये बोल सकते हैं कि इसका 2 वॉल्यूम, इसके 1 वॉल्यूम से जो इसके मोल है उसके आगे वॉल्यूम लिख दीजिए। वॉल्यूम को अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, ml भी लिख सकते हैं, लीटर भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप ये बोल सकते हैं कि सर क्या मैं इसको 2 लीटर बोल सकता हूँ? हाँ बोल दीजिए। 2 ml बोल सकता हूँ? हाँ बोल दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, इसे अगर आप लीटर बोलिएगा तो इसे भी लीटर और इसे भी लीटर, ऐसा नहीं कि इसे लीटर और इसे ml और इसे आप कुछ और भी बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। तो बस गैलो-शॉप ने इतनी सी बातें की। गैलो-शॉप का जो मेन क्वेश्चन आता है वो गैसेस स्टेट में आता है। ये इन्होंने थोड़ा सा लॉ दिया था, गैसेस स्टेट में ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां वो वाला क्वेश्चन आता है, वो पार्ट आपका आता है। तो थोड़ा सा हम इसे और चीजें बताते हैं आपको, उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं चीजों को। इसके बाद आपका अवोगाद्रो लॉ है। अवोगाद्रो लॉ इस बार के जो भी बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, ध्यान से अवोगाद्रो लॉ पढ़ लीजिए, 100% आने के चांस है, क्योंकि ये आता ही है। तो अवोगाद्रो लॉ है क्या, वो देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये कहता है अवोगाद्रो लॉ कि मान लीजिए आपके पास 2 कंटेनर है, समझ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन भी आंसर से आराम से कर लेंगे। मैं इन सभी के क्वेश्चन आपको कराऊंगा और वो आपका एज अ टेस्ट होगा, और मैं देखूंगा कि टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं।
तो उसके लिए आप प्रिपेयर भी रहिए, डेली लेक्चर सुन रहे हैं वो सुनिए, और लास्ट में मैं जब टेस्ट लूंगा तो मैं खुद भी ऑनलाइन बैठा रहूंगा, बैठ के आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है। तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं आपके पीछे पड़ा रहूंगा, और आपका भी ड्यूटी है कि आप पीछे पढ़ के सिलेक्शन लीजिए। तो अवगाद्रो की बात कर लेते हैं, देखिए क्या है अवगाद्रो क्या कहता है। अवगाद्रो ये बोलता है कि अगर इस कंटेनर का वॉल्यूम v है और इसका भी वॉल्यूम v है, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम क्या है v, मतलब या इसका अगर वॉल्यूम v1 और इसे v2 कर रहे हैं और v1 इक्वल टू v2 है, अगर ऐसा है तो कहता है इसमें कोई भी गैस हो उससे कोई मतलब नहीं। इसमें अगर मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है तो भी कोई मतलब नहीं है, किसी में कोई भी गैस हो कोई मतलब नहीं। वो कहता है कि दोनों ही केस में इसमें जो नंबर ऑफ एटम होगा या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा वो आपका सेम होगा। यही है अवगाद्रो लॉ। अवगाद्रो लॉ क्या बोलता है, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये है अवगाद्रो लॉ। इक्वल यहां मैं लिख देता हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दे रहा हूं आपको, ये लिखिएगा इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम कर लीजिए, मॉलिक्यूल कर लीजिए, वो तो एटम होगा तो इसने हालांकि एटम को बोला है तो आप एटम ही रहने दीजिए। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, ये है आपका अवगाद्रो लॉ, यही आपको ध्यान रखना है। तो इसमें चाहे हाइड्रोजन हो, इसमें चाहे ऑक्सीजन हो, वो क्या करेगा, इक्वल नंबर ही कंटेन करेगा। तो बस अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताइए इसका वॉल्यूम है v और इसका वॉल्यूम है v2, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, और दोनों v1 v2 बराबर है, ऐसा क्वेश्चन आता है, और पूछेगा कि एक में आपने हाइड्रोजन गैस भरी है और उसका वॉल्यूम है 10 मोल, इसका जो मोल है इसमें 10 मोल है, तो इसमें जो गैस भरी है इधर वाले में, अब व्हाटएवर वो कोई भी गैस हो, नहीं पता कि कौन सी गैस है, ऑक्सीजन दे दे, नाइट्रोजन दे दे, हीलियम दे दे, कुछ भी दे दे, अब बोले उसमें कितने मोल है, तो जितना मोल इधर होगा भाई, जितना मॉलिक्यूल इधर होगा, जितना एटम इधर होगा उतना इधर भी होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अगर एटम इक्वल है तो इधर भी एटम इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम की वजह से अगर आपको गैस गिवन नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ मोल भी सेम होंगे एटम की वजह से। ठीक, मॉलिक्यूल आएगा तो डिफरेंट होगा, वैसे आपने O3 ले लिया, H2 ले लिया, तो दैट इज द डिफरेंट, तब आपका केस डिफरेंट हो जाएगा। ऐसी उस क्वेश्चन की भी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात कर लेता हूँ, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे, जहाँ पे मुझे आपको एटॉमिक नंबर सिखाना है और मोल कॉन्सेप्ट की बेसिक चीज सिखानी है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, उसको प्लीज लेक्चर को आप मिस मत कीजिएगा। और ये आपका बहुत ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है कि आप इस समय घर में बैठ के चीज़ों को सीख रहे हैं। आपके लिए जो गवर्नमेंट ने सुविधाएं दी हैं वो आपको थैंकफुल होना चाहिए अपनी सिस्टम के लिए, कि कम से कम आपको ये सुविधाएं मिली हैं और आप घर पे बैठ के चीज़ों को सीख रहे हैं। ठीक है, एंड इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप प्लीज़ इसे आप गेन कीजिए, चीज़ों को देखिए जरूर। तो नेक्स्ट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद मैं बाइंड अप करूंगा चैप्टर को, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो इसमें देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो इसमें दो चीजें ध्यान रखनी चाहिए, दो तीन पॉइंट उसने बोला, उसको ध्यान रखिए। पहला पॉइंट उसने बोला एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जो कि अभी एटम की डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। यही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहली लाइन है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। सेकेंड पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक, मतलब एक जैसे एटम जो एलिमेंट है उनका एटम सेम होगा। इसका मतलब समझिए क्या है, जैसे मैं आपको गोल्ड दे दूं, सोना दे दूं, इसको AU बोलते हैं, ठीक है, वो AU मतलब सोने को रिप्रेजेंट करता है।
तो इसका जो भी एटम होगा वो क्या होगा, एयू का ही एटम होगा। जो भी एटम होगा वो एयू मतलब एयू गोल्ड का ही एटम होगा। और अगर मैं आपको सिल्वर दे दूं एजी, तो इसका जो एटम होगा वो सिल्वर का ही एटम होगा। बात समझ में आ रही है? इसका जो एटम होगा वो सिल्वर का ही एटम होगा। तो यही कह रहा है एटम ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब इस एटम का एलिमेंट इसके जैसा ही होगा और इस एटम का एलिमेंट इसके जैसा ही होगा। यही उसने बोला सेकंड लाइन, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर लाइक। थर्ड पॉइंट वो ये भी इंपॉर्टेंट है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट अलाइक। मतलब डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। ये भी बात सिंपल है भाई, इस एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है ये तो ठीक है, लेकिन एयू का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे एयू का एटम, मतलब गोल्ड का एटम। एजी यानी सिल्वर का जो एटम होगा वो मैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट तो एटम ही है, उसको मैं बोलूंगा एटम, ये क्या है, एटम ऑफ सिल्वर है। ठीक, तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट अलाइक, लेकिन एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट अलाइक। अलग अलग एलिमेंट के जो एटम है वो लाइक नहीं होंगे, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। अच्छा ये बताइए, अगर एक जैसा होता तो जितने भाव में सोना मिल रहा उतने भाव में चांदी मिल जाएगा, जितने भाव में सोना उतने भाव में चांदी। तो फर्क क्या पड़ता है, आप चांदी लीजिए और सोने को वापस लेके आइए घर, लेकिन आप ऐसा तो नहीं करते ना। चांदी देंगे तो चांदी ही मिलेगा या उसके अमाउंट का पैसा मिल जाएगा, चांदी दे के सोने के बराबर पैसा नहीं मिलता। तो ये बोलता है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट अलाइक। ठीक, अगर इन दोनों को मैंने मिलाया, जैसे मान लीजिए एक एटम एजी का मिला दिया और एक एटम मैंने एयू का मिला दिया, इसको ब्लैक कर देता हूं तो आपको क्लियर रहेगा। एक एटम इसका मिला दिया, तो अब जो बना वो क्या हुआ, ये मिक्सचर बन गया। किसका मिक्सचर बन गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बन गया। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट अलाइक, यही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तैयार तो उसने 4-5 पॉइंट था, बट मैक्सिमम क्वेश्चन और मैक्सिमम चीजें आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे यहीं से आती हैं कि व्हाट इज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, चीजें समझ में आ गई होंगी। और कुछ इसके पोर्शन बचे हुए हैं, जैसे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या है, एएमयू के बारे में कल बताना है मुझे, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बताना है, उस पर क्वेश्चन कराने हैं। तो होप कि कल या 1-2 लेक्चर में इस पार्ट को मैं वाइंड अप कर दूंगा। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी जो जैसा मुझे लगता है, और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार भी मुझे आप मैसेज जरूर करिएगा ग्रुप में, जहाँ चीज़ें हो सकेंगी मैं अपने लेवल से आपको कोशिश करूँगा कि रेक्टिफाई करूँ, समझाऊँ। और दूसरा चीज़, आप खुद भी मेहनत करें। जो चीज़ें मान लीजिए कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है, उसे इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, टर्म्स नहीं आता है, तो वो पूछ ले। जो चाहता है बच्चा कि नहीं सर मैं आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, तो जस्ट आप इसको इसी वे से ले जाइए, तो दैट इज़ ओके। तो ये आपका पार्ट है, तो आप अपने पार्ट करिए, हम अपना पार्ट करते हैं। तो अभ्युदय आपको हमेशा हेल्प करेगा आपके रिजल्ट के लिए। आप जरूर, हमारी मिर्ज़ापुर टीम आपको हेल्प कर रही है नीट और जेई के बच्चों के लिए साइंस में। तो और एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।